हिस्टोरिकली देखा जाए, जो जिन्होंने आगे रिसर्च मेथडोलॉजीज को फ्रेम किया है कि इंसान के उससे अपने मुतालिक और इल्म के मुतालिक सवालात पूछने की लगन और ने उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात जनरेट किए हैं, और फिर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उसके तरीक़ेकार बताया है कि आप ये जवाब कैसे हासिल करेंगे। तो साइंस भी बुनियादी तौर पे जवाब हासिल करने का एक तरीक़ाकार है, साइंटिफिक रिसर्च। सिंपल। आप साइंटिफिक रिसर्च क्या है? साइंटिफिक रिसर्च एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। ये और इसकी भी हिस्ट्री है, खैर उसमें अभी नहीं जाते हैं। तो एक मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास, वो ख़ास क्यों है वो मैं आगे जाके बताऊँगा। इससे पहले वेस्ट में जो आप पढ़ते हैं कि ये डार्क एज थी, वो डार्क एज क्यों थी? वो इस वजह से उसको कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो तमाम के तमाम सवालात के जवाब ढूँढने का जो तरीक़ाकार था वो थीइज़्म पे बेस करता था, यानी कि रिलिजियस नॉलेज पे बेस करता था, बाइबल के ऊपर या जो और किताबें हैं उनके ज़रिए जो था वो सवाल के जवाब। तो साइंस अपनी हैसियत में मुनफ़रिद इस वजह से नहीं है कि उसने ये बता दिया कि इंसान के जिस्म के इतने हिस्से हैं, या ये बात बहुत समझने वाली है कि साइंटिफिक रिसर्च इस वजह से अपनी हैसियत में मुनफ़रिद नहीं है कि उसकी वजह से आज गाड़ियाँ बन गई हैं, उसकी वजह से आज इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ़्त हो गई है, बल्कि वो मुनफ़रिद अपने तरीक़ाकार की वजह से है। और वो तरीक़ाकार क्या है? वो ख़ास तरीक़ाकार कि जिसके ज़रिए आप हकीकत के करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से वो अपनी जो हैसियत में बाकी अलूम हैं, जिनके अंदर तरीक़ाकार इधर से मुख्तलिफ है, वो अपनी हैसियत में मुनफ़रिद है साइंटिफिक रिसर्च। तो मैं क्वेश्चन अगला सवाल लेने से पहले बस ये बता दूँ कि मेरा बैकग्राउंड है ना वो हेल्थ साइंसेज़ का है। तो आज का जो टॉपिक आप जब मैं आगे शुरू करूँगा तो वो रिसर्च हेल्थ साइंसेज़ से कि रिसर्च हेल्थ में कैसे की जाती है, जिसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है और उसके क्या-क्या जो है वो डिज़ाइन्स हैं। जैसे आप लोगों ने क्रॉस सेक्शनल तो सुना होगा, सर्वे सब करते हैं, लेकिन रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल क्या होते हैं? कोहोर्ट स्टडीज़ क्या होती हैं? केस कंट्रोल स्टडीज़ क्या होती हैं? ये हेल्थ में। रिसर्च के बुनियादी असूल वही रहते हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ शोबे के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल साइंसेज़ के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। तो हाँ जी, आगे। जी थैंक यू वेरी मच सर। होपफुली जो है बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा रिसर्च का। सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं और साइकोलॉजिस्ट के बारे में कहा जाता है कि उसकी सबसे अच्छी जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमारे जहन में ये चीज़ आती है कि अब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि किस तरह से हम एक आइडिया को जो है एक रिसर्च प्रपोजल में या एक रिसर्च इंक्वायरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं उसके लिए एसेंशियल हैं, और अगर हम उसको करना चाह रहे हैं तो उसके सिलसिले में प्रोसेस क्या होगा, एक मतलब क्वेश्चन से लेकर एक रिसर्च प्रपोजल तक। अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसका फॉर्मेट ये जानना चाहूँगा कि क्या मुझे मौका मिलेगा कि स्लाइड्स के थ्रू करने का बात, क्योंकि ये जो थोड़ा क्वेश्चन है, ये इसका जवाब लंबा है कि आप किस प्रोसेस के तहत गुज़रते हैं सर इट्स अप टू कि यू, जिस तरह से भी इजी हाँ, हो। हाँ जी। तो मैं अगर यहाँ स्लाइड से शुरू करूँ, तो इससे पहले स्लाइड्स पे जाने से पहले अगर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी, क्योंकि बंदे काम है तो अच्छा है कि इसे इंटरैक्टिव रखें ना, वरना तंग पड़ जाते हैं वो कि ये क्या जी जी एक दिन। तो अगर जो मैंने पिछली बात की है इस हवाले से किसी में की कोई क्वेश्चन है तो वो इधर ही पूछें, फिर आगे चलेंगे। आप बाकी आप देख लें कि कैसे मुनासिब है।
जी, पार्टिसिपेंट में से कोई क्वेश्चन करना चाहे सर से तो माइक ऑन कर सकते हैं। सर आपने दो टाइप्स बताई है, एक एंथ्रोलॉजिकल और दूसरी कौन सी बताई है सर? एपिस्टेमोलॉजिकल। ओके, थैंक यू सर। सही है, चले फिर आगे। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक? जी जी, मुझे दोबारा बताएं। जी, आपने ये पहले वाले के बता दिया कि इंसान शुरू से अपने बनावट पर सवाल उठाते हैं, जिसे इनटोलॉजिकल कहा जाता है। दूसरा आपने एपिस्टेमोलॉजिकल कहा था, वो क्या है सर? उस एपिस्टेमोलॉजिकल से मुराद ये है कि इल्म के मुतालिक, कि इल्म क्या है, नॉलेज क्या है, नॉलेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या इंसान हकीकी मानों में जो है वो मिसाल के तौर पे अपने कॉन्शियसनेस से बाहर आके किसी चीज के बारे में इल्म हासिल कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, और इल्म क्या सिर्फ हकीकत तक, क्या हमें हकीकत तक लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता। ये समझ आ जाएगी बातें, मैं थोड़ा सा इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस किस्म के सवालात हिस्टोरिकली बहुत पहले से होते थे, लेकिन उनके जवाब देने का जो तरीक़ाकार था वो साइंस से मुख्तलिफ था। वो या लॉजिक पे बेस करता था, जैसे मैंने बताया, या थीइज्म के ऊपर बेस करता था, या वेस्ट में बाइबल के जरिए नॉलेज किया जाए, सवालात के जवाब ढूंढा जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जो साइकोसिस है उसकी हमारे यहाँ एक्सप्लेनेशन ये भी देती है कि मिलती है कि कोई जिन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पोजेस कर लेते हैं इंसान की बॉडी को। तो एक ये जवाब हमारे साइकोलॉजी की जवाब से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि उनका जवाब हासिल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वो जवाब हासिल कर रहे हैं मे बी किसी रिलीजियस या मजहबी तरीक़ेकार से, जो मज़हब के या रिलीजन के जो मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स होते हैं, किताबें होती हैं उनसे, और साइंस का जवाब मुख्तलिफ इस वजह से होगा क्योंकि उसका प्रोसेस मुख्तलिफ है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? जी सर, विजिबल है। तो ये बेसिकली मैं लेक्चर फोकस करूंगा इंट्रो टू हेल्थ रिसर्च एंड प्रैक्टिस। हेल्थ साइंसेस में रिसर्च कैसे की जाती है, प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, और उसके क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो तो ये रिलेटेड होगा आपके मेंटल हेल्थ या क्लिनिकल साइकोलॉजी से, इससे रिलेटेड होगा क्योंकि फील्ड ही मेरी ये है, इसी में मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये याद रखें कि रिसर्च के बुनियादी प्रिंसिपल्स वही होते हैं जो कि तमाम शोबों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको आप अप्लाई डिफरेंट तरीके से करते हैं या उनको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप नाम सुनते होंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज साइकोलॉजी में। आप हेल्थ के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कह सकते हैं। बुनियादी चीज, बुनियादी असूल वही हैं, लेकिन उन असूलों को हेल्थ के लिए जो है वो मोल्ड कर लिया गया, अडेप्ट कर लिया गया। तो थोड़ा सा जाते हैं कि मैंने शुरू ही अपनी बात की कि रिसर्च सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत इस सवालात से होती हैं। मैं अक्सर औकात स्टूडेंट को कहता हूँ कि ना, जवाब देना क्लास में एक बहुत अच्छा स्किल है, लेकिन अच्छा सवाल पूछना उससे भी अच्छा स्किल है। तो रिसर्च की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है। रिसर्च क्वेश्चन डेवलपमेंट एंड मैचिंग द क्वेश्चंस टू द डिज़ाइन। अभी ये मैं बता रहा हूँ कि सेशन आउटलाइन में क्या क्या कवर होगा, कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे डेवलप किया जाता है और उसको कैसे जो मुख्तलिफ रिसर्च डिज़ाइन हैं उनसे मैच किया जाता है। स्टडी प्रपोजल क्या होता है, जिसे आप प्रोटोकॉल भी कहते हैं हेल्थ के अंदर। वैसे आप उसे प्रपोजल कहते हैं, लेकिन हेल्थ साइंसेस के अंदर आप उसे प्रोटोकॉल कहते हैं।
और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है। अक्सर औकात हम कंफ्यूज होते हैं कि मैंने रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या हेडिंग देनी है कि नहीं देनी, लेकिन आपके इल्म में नहीं होगा कि हर किसी की किस्म के प्रपोजल के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस मौजूद हैं कि ये कंटेंट उसमें कवर होना चाहिए, हर किसी की हर तरह के डिज़ाइन के लिए, रिसर्च के लिए। और रिसर्च प्रोटोकॉल और रिसर्च प्रोसेस जो है वो रियल वर्क प्रैक्टिस में कैसे होता है, ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है कि कवर हो जाएंगी। मैंने शुरू में आपको ये बताया कि रिसर्च बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस है, एक तरीका एक कार है, और साइंस अब साइंटिफिक रिसर्च अपनी मुनफरिद हैसियत अपने तरीक़ाकार की वजह से रखता है। जो नॉलेज वो जनरेट करता है दैट इज अ सेकेंडरी। इसीलिए जब आप पीएचडी लेवल पे जाते हैं ना, तो आपने एक रिसर्च क्वेश्चन है उसको आंसर करना है, उसके आंसर पे पूरे 3 साल नहीं आप तवज्जो देंगे, या एमएस में उसके आंसर पे 3 साल तवज्जो नहीं देंगे कि आपका आंसर क्या निकलेगा, बल्कि पूरे एमएस की रिसर्च में और उसमें आपके मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा कि ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया, ये ठीक नहीं था, इसको यूं करते। वो क्वेश्चनिंग किसके ऊपर हो रही है? वो क्वेश्चनिंग बुनियादी तौर पे आपने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, जो मेथड इख्तियार किया, उसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। इसीलिए ये बात बहुत अहम है, इस बात को समझना कि रिसर्च जो साइंटिफिक रिसर्च है दैट इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू इट्स सिस्टमैटिक मखसूस तरीक़ेकार प्रोसेस एंड मेथड के जरिए। तो पहली चीज़ ये होती है आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको फैसिनेट करता है, इंटरेस्टिंग लगता है, आप सोचते हैं उसके बारे में, सबको ये पता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। इधर एक लफ्ज़ मैंने नया इस्तेमाल किया है जिससे आप लोग वाकिफ नहीं होंगे, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। आजकल हमें वही पुरानी सदी की बातें बताई जाती हैं कि वो लिटरेचर रिव्यू कर दो, स्टडी का साल 2016 है, पुरानी हो गई है, नई स्टडी डालो। अच्छा, अब ये कोई आर्गूमेंट है देने वाला कि स्टडी पुराने साल की डाली हुई है, नए साल की डालो? बुनियादी तौर पे हर स्टडी इंपॉर्टेंट है। आम लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि आप पिछली स्टडीज में जाके जो स्टडीज को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कहाँ तक कोई एक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर किया गया है और कहाँ गुंजाइश मौजूद है। ये लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू सिर्फ एक हेडिंग के नीचे लिख देने का नाम लिटरेचर रिव्यू नहीं है कि मैंने लिटरेचर रिव्यू लिख दी है 2 पेजेस का। लिटरेचर रिव्यू भी एक प्रोसेस है। अब लिटरेचर रिव्यू में आप गूगल स्कॉलर पे लिखेंगे जाके, और गूगल स्कॉलर पे आपको टॉपिक लिखेंगे, कोई भी अपनी मर्जी के स्टडीज आ जाएंगी और अपनी मर्जी से आप उन्हें सिलेक्ट करके। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू वो होता है कि जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड हर स्टडी आपके रिव्यू का हिस्सा होना चाहिए। तो ऑल दो सिस्टमैटिक रिव्यू खुद एक अलहदा से रिसर्च है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके रिसर्च के एक हिस्से के मुतालिक बात कर रहा हूँ। तो जब आप सर्च करें तो अब बात सिर्फ गूगल स्कॉलर तक नहीं रही है। आप देखें कि आपने जब स्टडी को सर्च करना है किसी भी अपने रेलेवेंट टॉपिक को, तो उससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या जो है अल्फाज हो सकते हैं, उनको आप चुन के सर्च इंजन के अंदर डालें। जिस तरह गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है, तो वो आगे से आपको चीज़ें मिलें जो कि रेलेवेंट हैं। तो अब गूगल स्कॉलर तक बात नहीं है। अब मैंने बताया कि असल में जो तमाम का तमाम रिसर्च का जो डेटा है वो स्टोर होता है डेटा बेसिस के अंदर। जिस तरीके से एक हेल्थ की बहुत फेमस डेटा बेस है जिसे कहते हैं पबमेड। अगर आप गूगल पे भी जाके लिखेंगे पबमेड तो आपके सामने आ जाएगी। तो उन डेटा बेसिस के ऊपर आप लिखते हैं, वो वर्ड्स डालते हैं, और फिर वो आपको उससे रिलेटेड तमाम स्टडीज आपके सामने ले आता है। तो ये नहीं है कि वो मैंने उधर से सुना प्रोफेसर साहब से कि वो स्टडी है वो इसके अंदर साइटेशन कर दो, नहीं। क्योंकि हो सकता है आप तो वो स्टडीज डाल रहे हो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करती हो, और उन स्टडीज को ना डाल रहे हो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव नहीं करती।
तो इसीलिए इसे सिस्टमैटिक कहते हैं कि ये आपकी मर्जी नहीं इसमें चलेगी, बल्कि तमाम की तमाम स्टडीज जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप उनको एक्सट्रैक्ट करें, उनको निकालें। तो अब कभी मैं आगे अगर मौका मिला सिस्टमैटिक रिव्यू के ऊपर रखूँगा सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको बताएंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अच्छा लिटरेचर रिव्यू वो ये होता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें कवर करनी। अगला स्टेप होता है कि फिर आप सोचते हैं अच्छा मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये था, मैंने लिटरेचर रिव्यू किया है, मुझे यहाँ तक जवाब मिला है, इससे आगे मुझे अभी समझ नहीं लग रही। तो फिर आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन करते हैं, उसके अंदर मजीद बेहतरी लेकर आते हैं। तो जब वो रिफाइन हो जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने रिसर्च क्वेश्चन मेरा रिफाइन हो चुका है, तो अब कौन सा जो डिज़ाइन है, मुख्तलिफ रिसर्च डिज़ाइन है, वो मेरी रिसर्च क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं हमेशा से इसमें एक मिसाल देता हूँ कि ये याद रखा जाए कि रिलेशनशिप और कॉजेशन में वो डिफरेंस होता है। मैंने समझाया है पहले कि रिलेशनशिप ये होता है कि कोई भी दो चीज़ें बैक वक्त होती हैं, एक साथ होती हैं। आप रोजाना खाते हैं खाना, उस वक्त रात का उस वक्त चांद निकला होता है, तो इन दोनों के दरमियान क्या है, कोरिलेशन है। आप सुबह नाश्ता करते हैं तो उन दोनों के दरमियान क्या है, सूरज निकला होता है। सूरज और आपके नाश्ता करने में क्या है, कोरिलेशन है। जब नाश्ता करते हैं उस वक्त सूरज निकला होता है, अगले दिन नाश्ता करते हैं सूरज निकला होता है। तो ये एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं ना, एक होता है तो दूसरा भी होता है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन क्या आपके खाना खाने से सूरज निकलता है? खाना खाने से तो सूरज नहीं निकलता ना। ना ही आपके जो है वो रात का खाना खाने से चांद निकल आता है, ऐसा तो नहीं होता। तो रिलेशनशिप तो है लेकिन कॉजेशन नहीं है। मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप तो है लेकिन एक की वजह से दूसरा काम नहीं होता। कॉज का क्या मतलब है कि एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर तो आप रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं किसी स्टडी का, तो उस के लिए और किस्म का डिजाइन होता है, रिसर्च डिजाइन। और अगर आप किसी कॉज का तयन करने जा रहे हैं तो उसके लिए और रिसर्च डिजाइन होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि पहले से ही आपने डिसाइड किया हुआ है। जी मुझे भट्टी साहब ने कहा था कि आपने क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिजाइन करना है, दोनों का रिलेशनशिप देख लो। नहीं, कैसे? पहले रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो अप्रोप्रिएट होगा, उसके बाद जो आपने रिफाइन किया होगा, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैंने ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन किस डिजाइन के जरिए आंसरेबल है। अब आपको समझ लग रहा है ना जब मैं कह रहा हूं कि एक तरीकाकार होता है साइंटिफिक रिसर्च बुनियादी तौर पे, और उस तरीकाकार के जरिए चल के जो इल्म हासिल किया जाता है वो साइंटिफिक नॉलेज कहलाता है। तो ये कैसे मुख्तलिफ है? अब मिसाल के तौर पे हो सकता है इस्लाम के अंदर जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो ये तरीक़ेकार फॉलो नहीं करते। वो ये तरीक़ेकार फॉलो करते हैं कि वो कोई क्वेश्चन आएगा, वो कुरान और हदीस का मुतालिया करेंगे और वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आपका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। जब तरीक़ेकार की डायरेक्शंस मुख्तलिफ होंगी तो आंसर भी मुख्तलिफ निकलेगा। तो ये एक प्रोसेस है। और फिर आगे आता है डेटा कलेक्शन, कि फिर आप जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन का हरगिज़ सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सर्वे लेके लोगों के पीछे भाग रहे हैं और डेटा मिल गया। डेटा किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो ये भी डेटा है, लेकिन ये क्वालिटेटिव डेटा है क्योंकि इसके अंदर नंबर्स नहीं इस्तेमाल हो रहे। और क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आप न्यूमेरिक्स लेते हैं, नंबर इस्तेमाल होते हैं। तो डिपेंड करता है। फिर रिसर्च डिज़ाइन आपको ये गाइड करता है, इन्फॉर्म करता है कि आपने कौन सा डेटा कलेक्शन तरीक़ेकार इख्तियार करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है तो फिर तो आप सर्वे नहीं इस्तेमाल करेंगे ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि इस वक्त आप कितनी उदासी महसूस कर रहे हैं, 1 से 5 तक रेट करें। आपकी डाटा कलेक्शन का ये तरीक़ेकार नहीं होगा क्योंकि आपने क्वांटिफाई कर दी है अपने रिस्पॉन्स के बंदे को। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटेटिव डिज़ाइन होगा तो फिर आप उसके लिए नंबर्स इस्तेमाल करेंगे। तो रिसर्च डिज़ाइन फिर आपको आगे आपकी सारी स्टडी को
डेटा कलेक्शन को, डेटा एनालिसिस को आगे क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि आपने वो कैसे करना है आगे। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। जब डेटा आपके पास आता है उसकी कोई सेंस नहीं होती है, आप उसको उसको एनालाइज करके उसकी सेंस बनाते हैं। वो कहते थे जमील साहब हमें पढ़ाने के वक्त SPSS के, इफ यू पुट गार्बेज इन द SPSS एंड यू डोंट नो अबाउट इट यू विल गेट द गार्बेज आउट। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आप डेटा कैसा ले रहे हैं, आपने पकड़ा दिए जाके 50 क्वेश्चन लोगों को और काजी करवा दो, तो फिर जो उसके बाद आप एनालाइज करेंगे तो वाकई उसकी सेंस नहीं मिलेगी ना। मैं तो सोच रहा था इसका नेगेटिव रिलेशनशिप आना चाहिए, आप पॉजिटिव गया, मैं क्या करूं, अब समझ नहीं लग रही है। उसकी वजह यह है कि आपने डेटा कलेक्शन का तरीक़ेकार ठीक नहीं रखा। तो डेटा एनालिसिस क्या होता है कि आप अपने जो डेटा है उसको, उसकी सेंस डेवलप करते हैं। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। आमतौर पे जब डेटा एनालिसिस की बात होती है तो सारे कहते हैं हाँ SPSS होगा। SPSS नहीं, डेटा एनालिसिस का सिंपल मतलब ये है कि आप डेटा का जायजा लेके उससे नताइज अखज़ करने की कोशिश करते हैं और उसकी सेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है डेटा एनालिसिस के बाद आप इंटरप्रिटेशंस करते हैं और कंक्लूजन बनाते हैं। आप देखते हैं कि आपके नतीजे क्या निकले हैं और फिर आप कंक्लूजन बनाएंगे। मिसाल के तौर पे CBT की मैंने देखना चाह रहा था कि आया वो पेशेंट्स के ऊपर कोई फ़र्क डालती है कि नहीं डालती, नतीजा निकला कि डालती है। तो अब आपकी कंक्लूजन बनाएंगे कि हाँ ऐसी CBT का जो है वो क्लिनिक में इस्तेमाल होना चाहिए, कंक्लूजन एक निकाल रहे हैं। उसके बाद आप उसे रिपोर्ट करते हैं, डिसमिनेट करते हैं, जर्नल में पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाके जो 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 तकरीरें होती हैं कॉन्फ्रेंस में, वो बेसिकली अपनी जो उन्होंने रिसर्च की होती है उसी के बारे में बता रहे होते हैं। तो अलबत्ता ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने याद किया होता है पहले से, उन्हें समझ नहीं होती, लेकिन वो बता रहे अपने रिसर्च के बारे में ही होते हैं। और फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि आप फिर ये रिसर्च जो है ना, ये इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव प्रोसेस है मतलब ये नहीं कि आपने कंक्लूजन निकाल लिया तो बस अब ख़त्म हो गई है दुनिया, नहीं, वहाँ से नए रिसर्च क्वेश्चन जनरेट होते हैं और फिर नई डायरेक्शंस निकलती हैं। आपने वो देखा होगा, स्टडी पढ़ते हैं तो नीचे लिखा होता है फ्यूचर डायरेक्शंस। वो यही है कि हमने स्टडी से जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं उसका नतीजा तो ये निकला, कंक्लूजन ये निकले, आगे इस चीज़ की गुंजाइश है और ज़्यादा चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। मैंने स्लाइड ज़्यादा बनाई थी, अगर आपके सवालात इससे मुख्तलिफ हैं तो मैं इसे इधर, मैंने रिसर्च का थोड़ा प्रोसेस तो बता दी, इसे एंड करता हूँ, फिर आप आगे सवाल पूछेंगे तो उससे मुतालिक स्लाइड पे ले जाऊँगा। सर इसी से रिलेटेड ही है मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारे, बेसिक स्ट्रक्चर को ही समझना था हमारा, जो एम था इस आज के सेशन का। ठीक है, टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, आगे चलूं? जी पार्टिसिपेंट्स आप आंसर कर लें। यस सर, आगे चलेंगे। सही। यस टॉपिक सर। कैसे डिसाइड करते हैं? तो टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये सोशल साइंसेस में बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी और हेल्थ में बहुत जरूरी है, जहां पर मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगेन रेफरिंग बैक टू द एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच, मल्टीपल रियलिटीज का क्या मतलब है? अच्छा, मुझे अगर देखें ये बिल्कुल एक इंटरैक्टिव सेशन है ना, मुझे नहीं पता था कि इतना फॉर्मल होगा। मैं ये चाह रहा था आप लोगों से भी पूछूं। अच्छा, मुझे अगर कोई इधर ये सवाल का जवाब दे दे और बिल्कुल ये फिक्र ना करे कि गलत हुआ तो कोई बुरा मैं महसूस करेगा या कोई गलत हो गया तो कोई, हम रिसर्च क्यों करते हैं, मकसद क्या होता है, कोई बता सकता है? हम लोग आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। हम लोग रिसर्च इसलिए करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि कोई भी हमने कोई चीज़ जाननी चाहिए हो, जो हमारे माइंड में क्वेश्चन हो, उसका आंसर फाइंड करने के लिए रिसर्च करते हैं। और टॉपिक हम लोग इस तरह चूज करते हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि कोई भी जोन सा है ना टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च के उसके जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हमें इजीली होने चाहिए। कि यानी कि अगर अगर हमने जिस तरह अगर डाटा हमने लेना है तो डाटा जिन लोगों से लेना है तो वो लोग भी अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि अगर हमने अगर किसी जेल में से
लोगों का डाटा लेना है और हम जेल जा नहीं सकते, तो फिर ऐसी रिसर्च हम नहीं कर सकते। ऐसी रिसर्च से कोई फायदा नहीं है, और ऐसा टॉपिक हमें चूज करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, जिसमें हमें बहुत दिलचस्पी हो। ठीक। जी सर, हाँ नॉलेज गैप को फिल करने के लिए सर, किसी भी फील्ड के नॉलेज गैप में कुछ गैप होती है उसको फिल करने के लिए करते हैं, या जो अक्सर हमारे जहन में सवालात उठती है उस सवाल को खत्म करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तीसरा, ये माशरे की ज़रूरत होती है कि अक्सर जो गुजर रहे होते हैं चैलेंज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर मेरा जो फर्स्ट वाले पार्टिसिपेंट ने किया था उस पे मुझे क्वेश्चन है कि क्या हमें उसी चीज पे रिसर्च करनी चाहिए जिसके पास हमें अवेलेबल स्किल्स मौजूद हों, मतलब अवेलेबल बहुत अच्छा स्किल्स क्वेश्चन। होना इज जरूरी। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन सारे सारों ने बातें ठीक बताई हैं। मैं वो आपके क्वेश्चन पे आऊंगा कि अवेलेबल स्किल्स पे, कि स्किल्स अवेलेबल होना या रिसोर्सेज अवेलेबल होना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन ये आखिरी लीस्ट प्रायोरिटी है, ये सबसे आखिर में जाके कहते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ बताई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप कहते हैं ना हम थ्योरी के ऊपर नहीं, अगर हम प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो एक चीज जिसे कहते हैं फिलॉसफी के अंदर यूटिलिटेरियनिज्म, कि किसी भी चीज की यूटिलिटी क्या है, फायदा क्या है। तो क्या मैं कोई नॉलेज हासिल करूंगा तो उसका उसका फायदा क्या है, हेल्थ साइंसेज के अंदर या क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर कोई फायदा है। फिर दूसरी चीज ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप नॉलेज गैप को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन और फिर तीसरी चीज़ ये है कि आप रिसोर्सेज देखते हैं कि आपके पास क्या है, क्या आप वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल एक ये रखना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप रिसर्च करते हैं साइको एनालिसिस पे, साइको एनालिसिस के होते हैं 20-25 सेशन, लेकिन आपके पास पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है साइको एनालिसिस करने के लिए, इतने ट्रेंड ही नहीं है। तो फिर आप साइको एनालिसिस पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं? यानी उसकी इम्प्लीकेशन नहीं है ना। जब भी आप, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ रिसर्च इन प्रैक्टिस, जब भी आप किसी बेसिक रिसर्च से हट के प्रैक्टिकल रिसर्च की तरफ आएंगे, तो उसमें सबसे पहला पहलू ये होगा कि वो रिसर्च आपके कॉन्टेक्स्ट से रेलिवेंट होनी चाहिए। कि आप मिसाल के तौर पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो दूर की बात है, यहाँ पे तो डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए लोगों के पास स्किल्स ट्रेनिंग नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या है। और वो मैं अक्सर का देखता हूँ ज़्यादातर जो टॉपिक्स आते हैं ना सेल्फ स्टीम के सेल्फ स्टीम और उसमें किसी और वेरिएबल में रिलेशनशिप है। क्या आपसे अभी मैं मसाइल पूछना शुरू करूं कि क्या मसाइल हैं लोगों के, जहनी मसाइल क्या हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो क्या आप वाकई सेल्फ स्टीम का नाम लेंगे? आप तो अभी मैं पूछना शुरू करूं तो आप हो सकता है बहुत सारी और चीजें बताएं कि ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, जैसे आम डिस्कशन करते हैं। लेकिन हमें इतना फॉर्मल रखा जाता है शुरू से कि हमने वो बता दिया होगा, जहन में डाल दिया होगा कि वो सेल्फ स्टीम का जो है वो वेरिएबल लेना है, वो बहुत जरूरी है। तो जब सवाल सोचना है तो उस वक्त, जब टॉपिक बनाना है तो उस वक्त आपने अपने कल्चर को, जैसे आप आम तौर पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, यानी कि डिस्कशन कर रहे होते हैं, वहीं से आप लोगों ने क्वेश्चन लेना है। ये मेरे उसमें प्रिंसिपल है। मैं क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ। मैं मिसाल देता हूँ ना कि आपने मैं अगर कोई भी आपसे अभी प्रॉब्लम पूछूं, तो आपको ये सेल्फ स्टीम, नार्सिसिज्म और ये चीज़ें आपके ना जहन में, एम्पैथी, ये चीज़ें आपके जहन में नहीं आ रही होंगी, ये मसाइल इससे मुख्तलिफ होंगे। तो आपने पहले तो खुद ऑब्जर्व करें ना कि मसाइल हैं क्या, ठीक है।
मिसाल के तौर पे मुझे सबसे बड़ा मसला तो ये लगता है कि साइकोलॉजी में इतने ज़्यादा ट्रेंड लोग हैं ही नहीं है, ठीक है, कि जो कि डील कर सकें, ये रियलिटी है, ठीक है। मुझे मसला ये लगता है कि हमारे यहाँ लोग तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते ही नहीं है, वो तो ट्रेडिशनल हीलर्स के पास जाते हैं वो। तो ये मसाइल कहाँ गए? तो यहाँ पे बात आती है कि आपकी सोच कितनी प्रैक्टिकल है, ठीक है, आपकी सोच कितनी कॉन्टेक्स्ट से और सर्कमस्टांसेस से मिलती है। तो आप इसको बिल्कुल ना सोचें, क्वेश्चन बनाते हुए किताबों को ना सोचें आप। जब क्वेश्चन आप फ्रेम कर लेंगे ना, उसके बाद किताब की बारी आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन किसी ने करना है। किसी ने हाथ खड़ा किया था। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? खैरियत जी जी, से? अल्लाह का शुक्र। जी सर, आपकी बातें सुन के बड़ी एक मुझे हौसला सा मिला। मेरा 1-1.5 साल पहले की बात है कि मेरी फ्रेंड ने एडमिशन लिया एमएस के अंदर ना। तो अब नॉर्मली ऐसा होना चाहिए ना कि हम लोग जब एमएस, क्योंकि एक सीनियर डिग्री है, तो उसमें न्यू टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए टीचर्स को। तो टीचर्स क्या करते हैं कि वो पुराने टॉपिक्स लेके उन्हीं को जोन सा है ना बार बार उस पर रिसर्च करवाते रहते हैं। तो इस वजह से भी एक ये रीजन है कि पाकिस्तान में रिसर्च पीछे रह गई है, क्योंकि टीचर्स का कसूर है, वो बच्चों को नए काम करने ही नहीं देते। बिल्कुल, ट्रेनिंग का फुकदान है कि आपने रिसर्च कहाँ से शुरू करनी है और कैसे खत्म करनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह बिल्कुल, रही वो हैं। बजाय उनको थोड़ा सा उसके अंदर गाइडेंस दें। एक नया टॉपिक एक बच्चे ने हिम्मत करके ले लिया है, तो आप उसको गाइडेंस दें कि वो जो है नया कुछ डिस्कवर करे, उसको हिंड्रेंस कॉज करते हैं उसके लिए कि वो कुछ आइंदा सोचे ही ना कि कुछ नया किया जाए। सर ये मेरे ख्याल से वही पॉइंट प्रूव हो गए कि हमारे पास जो एकेडमिशियंस हैं या साइकोलॉजिस्ट या प्रैक्टिस हैं, कॉम्पिटेंसीज की लैकनेस। मैं हाँ पे बिल्कुल इसी तरह मैं आपको कॉन्टेक्स्ट से ना, आपने अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपने पाकिस्तान से जहाँ पर आप काम कर रहे हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ से रिसर्च क्वेश्चन लेने का एक तरीक़ाकार बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ मैंने कैसे किया। कि मैं एडिक्शन सेंटर में मेरी पहली जॉब हुई, तो मैं गया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, तो एडिक्शन सेंटर्स बने हुए घरों में, तो आप उन लोगों को घर के अंदर बंद कर देते हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि आप ज़बरदस्ती अगर किसी को घर में बंद कर देंगे, तो क्या वो जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वो उसके ऊपर असर करेगा? तो फिर मैंने सोचा कि रिसर्च क्वेश्चन जहन में आया कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट आउटकम ऑफ पेशेंट्स हु आर इनवॉलंटरी एडमिटेड इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने रिसर्च क्वेश्चन, बात इधर लंबी हो रही है लेकिन वो एक पॉइंट है जिसको समझने के लिए बोल के रिसर्च क्वेश्चन आपने उठाने अपने कॉन्टेक्स्ट से, कि अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर। अब फिर जब आपने रिसर्च क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट से उठा लिया है, तो क्या आपने फिर देखना कि ये रिसर्च क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या इसके ऊपर स्टडी हो सकती है। अभी आपने रिसर्च क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, अभी आप बस एक टॉपिक एरिया तलाश कर रहे हैं। तो मैं अभी कहूँगा सारों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि कोई भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के अंदर, किताब से नहीं, एक्सपीरियंसेस के अंदर कोई टॉपिक या कोई आइडिया हो, बेशक आइडिया हो, उसको आप लिखें अपने पास, और फिर मैं पूछूंगा आगे जाके कि आपका आइडिया क्या है। एक दो लोगों से मौका मिला तो। सर मेरे जहन में एक चीज़ थी, शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। मतलब मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया था कि मेरी जो दादी अम्मा थी वो बेसिकली अल्जाइमर की पेशेंट थी, और उनकी डेथ जो हुई थी वो तकरीबन 94 की एज में हुई थी। तो उनके लास्ट जो 8 से 10 ईयर से वो यूँ समझे कि अल्जाइमर की लास्ट स्टेज थी। तो उसमें एजिटेशन और ये बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें मैं मतलब आज के लिए सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर एक तो वो जो मतलब हमारा प्रीवियसली चल रहा है ट्रीटमेंट का मॉडल, उसमें हम कुछ चीज़ें अगर ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई नया मॉड्यूल लाना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या कोई इस तरह की एक्टिविटी जो इस तरह के पेशेंट्स को हेल्प आउट करे, उनके डेली रूटीन के जो वर्क की एक्टिविटीज़ हैं वो अपने कैरी ऑन कर सकें। तो इस चीज़ के ऊपर मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको किया जा सकता है क्लिनिकल के एरिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अब इधर तक आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, एक
अब क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ तक जो पहुंच गया बंदा, क्योंकि मैं अब प्रोसेस समझा रहा हूँ यहाँ पर, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करके पूछेंगे अब इस पे मैं रिसर्च कैसे कर सकता हूँ, अब इसके ऊपर रिसर्च मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, पहले तो यहाँ पर एक इमोशनल चीज़ है, और वो ये समझने की ज़रूरत है कि कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, यानी कि करने वाले भी इंसान ही होते हैं, बहुत लोगों की सेल्फ स्टीम लो होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लाइड आगे नहीं जा रही, बारी ज़रा देखना है ये क्यों आगे नहीं जा रही है। स्लाइड का ऑप्शन सर आपकी तरफ है, मेरी तरफ है। सर इसको दोबारा शेयर करें फिर हाँ। आगे। अब आ जाएगी। शेयर होगी बस, ठीक है। इसी तरीके से देख लेते हैं। आप लोगों को नजर तो आ रहा है ना? जी जी सर। जी। उसके बाद ना आप अपने आइडियाज को लिख लें। अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसे इंग्लिश में लिखें, रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च का जुबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सब चीज हो रही इंग्लिश में, कुछ है भी ताल्लुक लेकिन सब चीजें इंग्लिश में हो रही हैं, इस वजह से उनको लिखने के बाद आप जो है वो उनके अल्फाजों के ऊपर गौर करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अल्फाज कैसे हैं, या मुझे कोई और मिसाल मिल सकती है किसी किसी रिसर्च की, अगर हम इधर से लें ताकि फिर आपको पता लग सके कि कोई दे सकता है मिसाल, किसी कोई आइडिया दे सकता है? सर मैंने अभी रिसेंटली एक प्रपोजल बनाया था, उसमें हम लोग मतलब मेरा जो पर्सनल था पेरेंटल सपोर्ट से रिलेटिंग था। कोविड-19 के टाइम पे जब फैमिलीज आइसोलेट हो गई थी तो पेरेंट्स ने किस तरह सपोर्ट किया था एडोलेसेंट्स के ऊपर, तो उसमें फिर काफी मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि काफी सारे वेरिएबल्स थे जो स्टडी हुए थे, क्योंकि काफी सारी हुई हैं तो फिर टीचर अभी ने जो है वो डायरेक्शंस में। जी अभी अभी आप आगे फाइनल अपना टॉपिक ना बताएं, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक उसकी एक वजह है, मैं इन्होंने सिर्फ बताया कि 3 चीजें इनके जहन में आ रही कि पेरेंटल सपोर्ट और कोविड-19, पेरेंट्स ने कैसे बच्चों को सपोर्ट दी, कि बच्चे हर वक्त घर में थे, जाहिर बात है स्कूल नहीं जाना। अब ये देखें कि ये ना एक बड़ा एम्बिगिटी नजर आ रही है ना, हो उन्होंने बाद पे रिफाइन किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा उनके आइडियाज में एम्बिगिटी है, लेकिन जब आप शुरू में एक आइडिया बना रहे हैं तो आपको एम्बिगिटी नजर आ रही है ना। एम्बिगिटी से मुराद की क्लैरिटी नहीं है ना कि क्या रिसर्च है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो यानी कि ये एक बहुत ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई किया गया है, और इस ब्रॉड एरियाज को आपने अपने आइडियाज को अपने पास जो है वो लिख दिए। लेकिन अब आप अगले क्वेश्चन में अब ये सोचना शुरू करेंगे, आप इसे नैरो डाउन करना शुरू करेंगे कि वाकई आप किन चीज़ों के, अच्छा आपने एक ब्रॉड टॉपिक तो आइडेंटिफाई कर रही है, आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। एक चीज़ है पेरेंटल सपोर्ट, दूसरी चीज़ है कोविड-19, और जो है ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पेरेंटल सपोर्ट जो है वो कम हो गई या उसकी क्वालिटी गिर गई कोविड-19 के दौरान? क्या मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पेरेंटल सपोर्ट कैसे दी गई? ये 2 मुख्तलिफ सवाल है ना, एक जैसे नहीं है, 2 मुख्तलिफ सवाल हैं। लेकिन अब मैं यहाँ अपने आइडियाज़ से एग्जैक्ट सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका जवाब दिया जा सके ना, जिसका जवाब साइंटिफिक मेथड के जरिए दिया जा सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आप क्वेश्चन रिफाइनमेंट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एक ब्रॉड आइडियाज से आ जाएंगे लेकिन वो क्वेश्चन को रिफाइन करने में मुश्किलात पेश करते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज क्या है कि आप देखें कि आप एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन की वर्डिंग का मतलब क्या है, क्या सेंस बना रहे हैं, दूसरे लोगों से अपने कोलीग से डिस्कस करें क्या सेंस बना रहा है, क्या क्या चीजें सेंस नहीं बना रही हैं इसमें। ठीक है, मैं अगर कोई और इस तरह का अपना रफ सा आइडिया पेश करना चाहता हो तो अच्छी है, मिसाल के जरिए कुछ नहीं होता अगर उसमें कोई गलती भी है तो। सर मेरे पास एक और आइडिया है लेकिन मेरे ख्याल से क्वालिटेटिव की तरफ
होगा थोड़ा जी, सा, मतलब अभी एम्बिगियस है इस पे ना जाओ, अभी। इस पे ना जाओ, अच्छा एम्बिगियस है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं अल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ता हूँ और वहाँ से मुझे ये लगता है कि उनकी जो शायरी है उसका एक हमें मोटिवेशन का मॉडल बनाना चाहिए। जो हमारी यूथ है या यंगस्टर्स हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प होगी, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, तो उसको उसके भी मैं उस मॉडल के ऊपर क्या जी बनाना चाहिए? एक मतलब मोटिवेशन को मॉडल बनाना चाहिए, जिस तरह हम साइकोलॉजी में मास्लो को पढ़ते हैं, तो उस तरह के मैं सोच रहा हूँ कि उनकी थ्योरी के ऊपर एक इस तरह का मॉडल जो है हमें डेवलप करना चाहिए। उसके ऊपर थ्योरी डेवलप करनी चाहिए। तो असल में तो ये देखो, अब तुमने कंक्लूजन पे कैसे पहुंचना है कि अगर तुमने थ्योरी डेवलप करनी है तो ये रिसर्च क्वेश्चन इस तरह नहीं है कि इसके ऊपर शायद वही तुम्हारी वाली बात है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ना हो सके, लेकिन अभी भी तुम्हें और स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि वो मॉडल किस चीज के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सर हम एड्रेस करते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि सेल्फ स्टीम के इश्यूज आते हैं जी, या हम फॉर एग्जांपल टारगेट कर लेते हैं कि जो स्पेशली टीनेजर्स हैं उनको टारगेट कर अच्छा, लेते हैं कि अब उनके अंदर। अब अब जी अब जी अब मैं ये कह रहा हूँ, अब देखो, अब तुम्हारे पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो, ये तुमने कहा कि जी टीनेजर्स के लिए बनाना चाहिए, वो किस इशू को रिजॉल्व करेगा? क्या वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज को रिजॉल्व करेगा? सिर्फ वो डिप्रेशन के लिए होगा, एंजाइटी के लिए होगा, या तमाम डिसऑर्डर्स के लिए होगा? फॉर एग्जांपल उसमें मैं ये ऐड कर लेता हूँ कि उनके जो फॉर एग्जांपल सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो उस टाइम डेवलप होती है आपकी एडोलेसेंस में, तो उसके यानी अंदर कि वो तुम हेल्प आउट करेगा। ये अब ये कह रहे हो कि सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप डेवलपमेंट के लिए। तो अब देखो, पहले तुम क्या कह रहे थे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब तुम इसे लिख सकते हो कि द पर्पस ऑफ माई स्टडी इज टू डेवलप अ थियोरेटिकल मॉडल दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ टीनेजर्स। यहाँ पे देखो, जिस फिनोमेना को तुम एक्सप्लोर करने जा रहे हो तुमने उसको भी स्पेसिफाई कर लिया, जी किसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो उसको भी स्पेसिफाई कर लिया, और किस मेथड के जरिए जो करने जा रहे हो कि एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हो क्वालिटेटिव स्टडी, इसको भी स्पेसिफाई कर लिया। तो आपको स्पेसिफाई चीजें करनी पड़ती हैं उसे साइंटिफिक रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पे एक बहुत अहम बात है समझने के लिए कि हर क्वेश्चन साइंटिफिक नहीं होता, हर क्वेश्चन साइंटिफिक नहीं होता। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन को साइंटिफिक बनाने के लिए खास तौर पे हेल्थ रिसर्च में, मैं मिसाल दे दूं, 3-4 चीजों का तयन करना जरूरी होता है, स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। पहली, कि पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे। दूसरी, स्पेसिफिकली कि आउटकम क्या होगा, यानी वेरिएबल क्या होगा, आसान लफ्ज में मैं ये कह देता हूँ, वेरिएबल्स क्या होंगे, उनको स्पेसिफाई जो है वो करना चाहिए। अगर अगर कोई तरीका इलाज बना रहे हो, सीबीटी बना रहे हो, तो वो इलाज क्या होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर कि वो क्या है, लेकिन खास तौर पे वेरिएबल और पार्टिसिपेंट्स का तयन होना ना टॉपिक में, ये बहुत जरूरी चीज है कि इन दोनों की चीजें जरूरी हो। इससे आपका जरिए वो होता है, क्वेश्चन होता है। अब दो चीजें, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझने के लिए कि अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की तरफ कि रिसर्च क्वेश्चंस की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। किसी जगह ना आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ढूंढने जा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मिसाल के तौर पे पेशेंट्स हैं ना, मैं बहुत आसान से सवाल लेता हूँ, वो मेरे बनाए हुए क्लिनिक के बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बनाए हुए क्लिनिक के बारे में क्या सोचते हैं। या मैं और इसको आसान करता हूँ, वो सीबीटी के बारे में क्या सोचते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। उनको उन्होंने वो ऐसा समझ ले कि उन सारे पेशेंट्स ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ले ली हुई है, वो सोचते क्या हैं उसके बारे में। तो मैं यहाँ पर कोई हाइपोथेसिस बना सकता हूँ। हाइपोथेसिस तो सर मेरे ख्याल से फॉर्म किया जा सकता
ज्यादा बेहतर क्या इधर लग रहा है? क्या हाइपोथेसिस बनाना लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं क्या बनाना सोचते चाहिए, हैं? नहीं बनाना चाहिए। क्यों? ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव साइड पे लेके जा रहा है। क्या सोचते हैं, मैंने कहा ना वर्डिंग के, अपने क्वेश्चन के वर्डिंग के ऊपर फोकस करें कि मेरे पेशेंट सीबीटी के बारे में या जो जो उनके इलाज दिया जा रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ये क्या है? अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अब मैं कहता हूं कि क्या ये जो सीबीटी मैं दे रहा हूं इसके ये पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस पे हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो अब जब आपने क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर लिया है, उसके अंदर पेशेंट्स या पार्टिसिपेंट्स का तयन कर दिया है, उसके अंदर वेरिएबल्स का तयन कर दिया, मतलब तयन से मतलब सिलेक्ट कर लिया है, उसको स्पेसिफाई कर दिया कि उसमें अब एम्बिगिटी नहीं रही, क्लैरिटी आ गई है क्वेश्चन के अंदर। जैसे अभी उसने शुरू में मिसाल के तौर पे बारी ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर एक और मिसाल आ जाए ना तो बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गई। इट डजेंट मैटर कि हमने क्या चीजें कवर की हैं, मैटर ये करता है कि टाइम में जो चीजें बताई हैं मैंने वो मेरे लिए भी फायदे हो जाए, आपको भी समझ आ जाए। हाँ जी, ताज़ीन ताज़ीन अज़कर। सर, impact of food on children's behavior and mood. अच्छा, एक्सीलेंट। अब इससे बहुत फायदा होगा। देखें, ये अब सारे बोल कर इन्होंने क्वेश्चन बनाया, इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन चिल्ड्रन, मूड एंड बिहेवियर। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर एम्बिगिटी है। बुरा नहीं मनाना आपने, हम सब के रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर होती है एम्बिगिटी। क्या एम्बिगिटी है, कोई बता सकता है? सर विच टाइप ऑफ फूड? एक्सीलेंट। और सर बच्चों के पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है ना वो चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन का क्या स्पेसिफिक एज ग्रुप है इसमें? एज ग्रुप तो इधर आइडेंटिफाई फिलहाल चिल्ड्रन लिख दी है, वो आगे जाएंगे। मैं टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, अच्छी बात आपने की है। कौन सा सर, बिहेवियर, कौन सा मूड में बिहेवियर? मूड मूड में कौन अगर सा? इसके अंदर हम एग्रेशन ऐड कर दें, ठीक है, कि एग्रेसिव हाँ, अब बिहेवियर है, गुड। और फूड में हम एग्रेसिव डाल दें बिहेवियर, कि जंक फूड है। एग्जैक्टली, एक्सेलेंट। और सर अब आपने दूसरी क्या किया? चीज है ना, मूड और बिहेवियर को भी हमने ऑपरेशनली डिफाइन करना है कि किस किस्म का मूड, कौन सा बिहेवियर। हाँ हाँ जी। ठीक है, तो आप एग्रेसिव बिहेवियर कर सकते हैं, आप प्रो सोशल बिहेवियर कर सकते हैं। अच्छा, आप डिप्रेशन भी कर सकते हैं, डिप्रेशन भी एक बिहेवियर है। इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड ऑन डिप्रेशन। अब क्वेश्चन में क्लैरिटी नजर आ रही है ना? आप आपने एक बड़ी चीज सोची थी, अब आपने उसे स्पेसिफाई करना शुरू किया। यहाँ स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है ना वो मसला आ जाता है स्टूडेंट को कि उन्होंने एक आइडेंटिफाई कर लिया होता है तो स्पेसिफाई। अब ये जो स्पेसिफिकेशन भी है ना, ये भी आपको लिटरेचर रिव्यू से जो है वो शुरू हो गए। हो सकता है इनका क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ हो, इनका क्वेश्चन शुरू हुआ हो कि इन्होंने देखा हो कि जो बच्चे हैं वो जंक फूड खाने के बाद या खाना खाने के बाद ज्यादा ढीला महसूस करते हैं, ऑब्जर्व किया हो कि अपने आसपास, वहां से एक ब्रॉड टॉपिक निकला। फिर इन्होंने सोचा अच्छा फूड की क्या कैटेगरी, फूड जंक फूड होना चाहिए, और जो है वो बिहेवियर ये होना चाहिए। आपने अपने वेरिएबल्स को और अपनी पार्टिसिपेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया। क्या इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन किस किस्म का है? चले हम आगे जाके देखते हैं। ये बनाया जा देखें, सकता हाँ बनाया जा सकता है। ये देखें, पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप किसी फिनोमेना या पार्टिसिपेंट्स की या पॉपुलेशन की ना कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाह रहे हैं कि जो मिसाल के तौर पे
डिप्रेशन के जो में जो लोग मुब्तला होते हैं वो मिसाल के तौर पे वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं और किन किन एक्टिविटीज को पसंद नहीं करते हैं, ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। क्या जो एडिक्शन सेंटर में जो लोग हैं वो अपने इलाज के बारे में क्या सोचते हैं, सही है। यानी कि आपका क्वेश्चन जो है रिसर्च क्वेश्चन ना तो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन बिहेवियर वाला जो क्वेश्चन था वो तो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, फूड और किसके दरमियान, बिहेवियर के दरमियान रिलेशनशिप। यहाँ पर किसी रिलेशनशिप को देखा जा रहा है नहीं। अगर आपके एक और क्वेश्चन है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर तो ये तो डिफरेंस क्वेश्चन है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कि जो लोग एडिक्शन सेंटर में होते हैं वो अपने इलाज के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनकी सोच को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं ना। आप असल में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप लोगों के बारे में वजाहत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके परसेप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के क्वेश्चन में ज्यादातर या तो सर्वे रिसर्च इस्तेमाल होती है या क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल होती है। डिस्क्रिप्टिव, लोग इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं कि वो दोबारा वजीर आजम बन जाएगा, लोगों की सोच को वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, लोग वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचते हैं, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, कोई इसमें रिलेशनशिप है? क्या है, लोगों की परसेप्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की, या फिर दूसरी तरफ लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्क्राइब करने की बात आती है कि वैक्सीनेशन लगवाने वाले ज्यादातर कौन लोग होते हैं, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले, पढ़े लिखे, अनपढ़, ये क्या है, उनकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस्म के लोग होते हैं और क्या सोचते हैं। इसीलिए जब आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया, कोई मिसाल दे सकते हैं ऐसे रिसर्च क्वेश्चन? कोई भी मिसाल हो। साइकोलॉजी में तो बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। जितनी भी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पे एक तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। लोग इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पास सारी डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, आप करें उसे, ट्रेंड को करें और आपके सामने नजर आ रहा होगा कि इमरान खान के बारे में किसी ने ये राय दी हुई है, किसी ने ये राय दी, नवाज शरीफ के बारे में किसी ने ये राय दी हुई है, ये राय दी हुई है। आप एक क्वेश्चन छोड़ दें, आप कहते हैं अच्छा लोग वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आप एक क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दें कि आपकी वैक्सीनेशन लगाने के बारे में क्या राय है। ठीक है, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, लोगों के जवाब आना शुरू हो गए, उसमें कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो रहा है, कोई डिफरेंस तो आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहे। प्राइमरी फोकस मैं जो कह रहा हूँ स्टडी का, वो तो लोगों की जो सोच है वैक्सीनेशन के बारे में, उसकी वजाहत, उसको डिस्क्राइब करने की बात की जा रही है। या ये समझ आ गई है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में? और जी सर इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी, जिस तरह उस दिन किसी इस तरह फार्म पे गए खाना वगैरह खाने, जिस तरह ब्रांड्स वगैरह होते हैं, तो वो फीडबैक अपना मांगते हैं ताकि वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर सके, तो ये डिस्क्रिप्टिव में ही आता है ना? एग्जैक्टली, डिस्क्रिप्टिव में आता है, ज्यादा फोकस। अच्छा, रिसर्च के अंदर ना कोई भी चीज पिन पॉइंट ये नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एट अ टाइम डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और डिफरेंस क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन आपने ये देखना है कि ज्यादा रुझान उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन की तरफ है या डिफरेंस की तरफ है, रुझान किस तरफ है। तो लोग जो अपने खाना खाते हैं, जो अपने फीडबैक मांगते हैं,
तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें डिस्क्राइब करें। अच्छा, बड़ा आसान मुझे क्वेश्चन पता लग गया, मैं आज कैसा लग रहा हूँ, या कोई सवाल पूछता जाके साइकोलॉजिस्ट से कि मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, मैं कैसा हूँ, ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना। आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। अच्छा, मैं मिसाल देता हूँ कि पहले किसी बंदे ने डिप्रेशन के बारे में कुछ ना कुछ बताया तो होगा ना, कि डिप्रेशन क्या होता है। उसने डायरेक्ट डिप्रेशन और एंजाइटी का रिलेशनशिप निकाल लिया था जाके? नहीं ना, उसने पहले डिप्रेशन के बारे में बताया था होगा कि ये चीजें हों तो इसको हम डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं। बात अंडरस्टैंडेबल है ना? हर चीज की तब वजूद इख्तियार करती है दुनिया में जब आप उस चीज की तारीफ करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, जब आप उस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। डिप्रेशन अपने सिम्टम्स के जरिए से पहचाना जाता है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर वो चीज वजूद में आती है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो अर्ली स्टेज ऑफ द रिसर्च होते हैं। यानी कि ऐसे है कि पहले डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसिस को पहले शुरू में डिस्क्राइब किया गया। पहले किसी क्वेश्चन में यह आया कि ये लोग जो आते हैं जिनका रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता, ये किस किस्म के लोग होते हैं, इनको जाके ऑब्जर्व करते हैं और फिर इनको डिस्क्राइब करते हैं कि इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो ये यहाँ से जो है वो एक अर्ली स्टेजेस में होती है रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। आपको मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ दूर दराज के अफ्रीका में जाके जो नेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनको रिसर्चर स्टडी करते हैं, तो वो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उधर? नहीं, वो क्या करेंगे, जाएंगे, इंटरव्यूज लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसे आप एथनोग्राफीज कहते हैं। खैर उसमें नहीं अभी जाते, ऑब्जर्वेशन लेंगे और बताएंगे कि मैं वहाँ गया, मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उनको क्या किया जा रहा है, उन सोसाइटीज़, उस किस्म की सोसाइटीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मज़ीद वाज़े किया जा रहा है। तो आपने जैसे क्वेश्चन किया था ना बारी, कि मैं एक डेवलप करना चाहता हूँ इलामा इकबाल का जो मिसाल के तौर पे खुदी का कॉन्सेप्ट है, इसके ज़रिए मैं एक सेल्फ स्टीम डेवलपमेंट के ऊपर एक मॉडल बनाना चाहता हूँ, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हुआ ना। तो अब आप मिसाल के तौर पे क्या कर सकते हैं, जो इलामा इकबाल को लोग समझते हैं उनके पास जाएंगे, उनसे मिसाल के तौर पे इंटरव्यूज़ करेंगे और इंटरव्यूज़ के ज़रिए डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उन इंटरव्यूज़ की बेसिस के ऊपर आप उस जो आप थ्योरी बना रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेजेस, फिर आप उसने जब वो बना लिया, फिर वो आगे से मजीद इसके ऊपर रिसर्च होगी कि क्या वो वाकई उसको मैयर किया जा सकता है। फ्राइड ने थ्योरी दी तो एतराज़ आया कि ये मैयरेबल नहीं है, तो ये साइंटिफिक नहीं है। क्या ये मैयरेबल है? इसको मैयर किया जा सकता है? क्या इसके ऊपर कोई इंटरवेंशन बनाई जा सकती है, तरीका इलाज का या थेरेपी बनाई जा सकती है? क्या वो थेरेपी इफेक्टिव होगी? वो क्वेश्चन फिर बाद में आएंगे। एक होते हैं डिफरेंस क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉमन है, द डिफरेंस ऑफ एग्रेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। अच्छा, अब एक चीज याद कर लें इधर, ये चीज रिसर्च, हर रिसर्च में ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन रिसर्च की जो बुनियादी तकसीम है, डिवाइड है, वो दो हैं सिर्फ। इस बात पे अगर कोई भी बड़े से बड़ा रिसर्चर मेरे से डिसएग्री करता हुआ तो मैं उस पर हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। दो टाइप्स है रिसर्च की, द वन इज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, द अदर वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन मैं पहले आप लोगों को सुनना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? कुछ नहीं होता अगर गलत है तो आप अपना शेयर करें अपना।
चलो मैं सर जी ऑब्जर्वेशनल में मोस्टली हम ये चीज देखते हैं कि किसी भी कोई भी फिनोमेना हो या कोई भी मतलब इवेंट हमारे सामने या कोई इस तरह का कंस्ट्रक्ट हो, उसको हम ऑब्जर्व करके या तो उसका रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसको मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में ये होता है कि हम कोई से भी दो वेरिएबल लेके उनको मैनिपुलेट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को या किसी उसके साथ जो दूसरे वेरिएबल का रिलेशन है देखो वो फाइंड करने मोहसिन, की कोशिश करते हैं। मोहसिन तुम बहुत लायक बंदे हो, मुझे पता है, लेकिन अभी जब तुम अपनी सारी कही हुई बातों को लिखोगे ना तो तुम्हें खुद एम्बिगिटी नजर आएगी इनकी चीजों पे। ऑब्जर्वेशन तो हर रिसर्च में होती है। ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब है? आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एक रिसर्च है जो आप रिसर्चर यानी कि सिचुएशन के अंदर इंटरवीन हुए बगैर ऑब्जर्व करता है। एक ये रिसर्च है जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल, और दूसरी रिसर्च ये है कि जिसमें रिसर्चर इंटरवीन करके ऑब्जर्व करता है। मिसाल, मैंने कहा कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में डिप्रेशन कितना ज्यादा प्रिवेल करता है। एक बड़े आसानी से मैंने पेट डिप्रेशन का क्वेश्चन उठाया, अप्लाई किया, देखा कि 100 लोगों में से 80 लोगों, 80 तो खैर बहुत ज्यादा, 20 या 30% आई डिप्रेशन की। मैंने क्या सिचुएशन के अंदर खुद से मुदाखलत की? क्या कोई मैंने मुदाखलत की? मैंने मुदाखलत नहीं की ना, इंटरवीन नहीं किया ना। मैंने क्या किया? सिर्फ ऑब्जर्व किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया कि डिप्रेशन की प्रिवेलेंस शरह, डिप्रेशन की शरह क्या है। दूसरी जगह मैंने ये किया कि मैंने, बारी ने कहा कि मैंने ट्रीटमेंट बनाया है इलामा इकबाल की थ्योरी के ऊपर, जो कि 2 सेशंस पे मुश्तमिल है, जो कि 2 सेशन पे मुश्तमिल है, और वो डिप्रेशन का इलाज करता है। मैंने क्या किया कि 2 साइकोलॉजिस्ट हायर किए, उन्हें ट्रेनिंग दी उसके ऊपर, और कहा कि ये 100 लोगों को ये बातचीत का, टॉक थेरेपी का इलाज दो, और देखो क्या इनके सिम्टम्स डिप्रेशन के कम होते हैं कि नहीं होते। यहां पे मैंने मुदाखलत की, ऑब्वियसली की। किसके जरिए? इलाज मुहैया किया, उन्हें इलाज दिया। एक जगह रिसर्चर ने ऑब्जर्वेशन ली बगैर मुदाखलत किए, बगैर इंटरवीन किए, बगैर मैनिपुलेट किए। मैनिपुलेट का मतलब ये नहीं होता कि वो जो हम इधर के आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं कि वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट का मतलब होता है रिसर्चर किसी भी चीज के जरिए सिचुएशन के अंदर मुदाखलत करता है, चाहे वो ड्रग का इस्तेमाल करे, दवाई दे के लोगों को देखे, चाहे वो टॉक थेरेपी के जरिए मुदाखलत करे, या कोई और तरीकेकार हो। तो दो डिफरेंस हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तब इस्तेमाल की जाती है, वो यानी कि मुदाखलत सिचुएशन के अंदर तब की जाती है ज्यादातर जब आप कॉज एंड इफेक्ट का तयन करना चाह रहे हैं, और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च तब की जा सकती है, तब की जाती है जब आप सिर्फ एक चीज की, मतलब आप उसको, उसकी प्रिवेलेंस जानना चाह रहे हो किसी चीज के बारे में, या आप ये देखना चाह रहे हो कि मौजूदा हालात का तयन करना चाह रहे हो कि अभी कैसी चीजें जा रही हैं, डिप्रेशन कैसा है, एंजाइटी कैसा है, एग्रेशन कैसा है। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। अब इन दोनों किस्म की रिसर्च में डिफरेंस क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो कोजाई एक्सपेरिमेंटल को छोड़ के, कोजाई एक्सपेरिमेंटल को छोड़ के जो असल एक्सपेरिमेंट होता है, जिसे ट्रू एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसमें तो कंपैरिजन होता ही होता है। उसमें आप क्या करते हैं कि 2 ग्रुप्स लेंगे, मिसाल के तौर पे 2 ग्रुप्स लिए, एक ग्रुप के ऊपर आप ट्रीटमेंट कंडीशन रखते हैं और दूसरे ग्रुप को आप ट्रीटमेंट कंडीशन नहीं देते, वो देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ने कोई फर्क डाला है कि नहीं फर्क डाला। यानी आप कहते हैं कि मोबाइल फोन लोगों के ऊपर
लोगों में डिप्रेशन लेकर आता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, कॉजेशन है, इसकी नेचर क्या है, आप कॉज आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि द यूज ऑफ मोबाइल फोन विल हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद डिप्रेशन, यू आर सेइंग दैट use of the depression is causing use of mobile phone is causing depression। आपका रिसर्च क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कॉजेशन से रिलेटेड है। तो आपने 15 लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करने दिया, 15 लोगों के ग्रुप को, और 15 लोगों के ग्रुप को मिसाल के तौर पे 1 महीने के लिए कहा मोबाइल छोड़ दो या मोबाइल का कम इस्तेमाल करो। एक ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कम, यानी कि आपने मुदाखलत की, इंटरवीन किया, और उसके बाद डिफरेंस देखा। डिफरेंस आपका हाइपोथेसिस था कि those individual who will utilize mobile phone या smartphone more than 15 hours a day will have more depression as compared to those who are utilizing just for 1 month। difference question है, यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है, आगे जाके हम देखेंगे। और दूसरी जगह ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। कभी कभार ग्रुप्स को इंटरवीन किए बगैर आप ग्रुप्स बना लेते हैं। कैसे? जेंडर, आपको इंटरवीन करने की जरूरत है, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और बगैर इंटरवीन किए आपने दोनों से डिप्रेशन की रिकॉर्डिंग या डिप्रेशन की ऑब्जर्वेशंस ले ली और डिफरेंस देख लिया। तो एक जगह डिफरेंस देखने के लिए मुदाखलत की जा रही है और दूसरी जगह डिफरेंस देखने के लिए मुदाखलत नहीं की जा रही। लेकिन ये डिफरेंस क्वेश्चन तब होते हैं जब आपका क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन इसकी तरफ इंडिकेट किया हो। कोई मिसाल दे सकता है डिफरेंस क्वेश्चन की, रिसर्च क्वेश्चन की? नहीं। और ये आखिरी चीज मैं समझता हूँ कि लंबा हो गया, फिर इसको आगे करेंगे। 1.5 घंटे का था ना बारी? जी जी। हाँ, ये आखिरी चीज फिर आगे स्लाइड्स आगे जाके कवर करेंगे। मैं ये चाह रहा था कि ये नहीं है कि मैं सब कुछ कवर कर दूं, जो करूं तो उसको समझ आ जाए तो फिर बेशक आप सेकंड सेशन रख लीजिएगा। और एक चीज जो कि हम करते आ रहे हैं सारे, ज्यादातर लोग, वो रिलेशनशिप का आइडेंटिफाई करना। टू इन्वेस्टिगेट द डिग्री टू विच 2 or more वेरिएबल्स कोवेरी। मैंने कोवेरी का क्या मतलब बताया था? कोवेरी का मतलब हर केस कॉजेशन नहीं होता। कोवेरी का मतलब ये होता है कि एक चीज की अगर वैल्यू बढ़ती है या एक चीज एग्जिस्ट करती है तो दूसरी चीज भी एग्जिस्ट करती है या उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे बारी का अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और वो और बारी रोजाना आते हैं, तो साल बाद जब 2 सेमेस्टर गुजर गए तो नया स्टूडेंट आया तो उसने सिर्फ बारी को देखा और उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि वो दूसरा भी आया होगा आज क्लास में, क्योंकि बारी जो आया। क्यों? क्योंकि पिछले पूरे साल में वो डेटा ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर बारी आता है तो वो भी क्लास में आएगा। तो ये क्या है? कोवेरी करना है कि अगर एक मौजूद है दूसरा भी मौजूद है, और अगर एक मौजूद नहीं है तो दूसरा भी मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के जो है डिफरेंट रिलेशनशिप, ये इधर मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊं कि डिफरेंस क्वेश्चंस भी रिलेशनशिप क्वेश्चन ही होते हैं, फर्क सिर्फ लेवल ऑफ मेजरमेंट्स में होता है। डिफरेंस क्वेश्चंस कैटेगोरिकल, उसमें एक वेरिएबल जो होता है वो कैटेगोरिकल होता है। ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप, आप देखने जा रहे हैं कि आया डिप्रेशन इन दोनों में कम किस के होगा। ठीक है, एक जगह क्या है, दो कैटेगरीज है, एक वेरिएबल की 2 कैटेगरीज है, दूसरा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। और एक जगह है रिलेशनशिप क्वेश्चन, आप कहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी या डिप्रेशन और स्ट्रेस के दरमियान, वो स्ट्रेस और एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों कॉन्टिन्यूस लेवल पे हैं। रिलेशनशिप दोनों जगह देखा जाता है। कॉन्सेप्चुअल बात ये है, मैं अभी आगे क्योंकि और इसके पीछे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी तो इतना सिर्फ बता दूं, लेकिन आसानी के लिए जो डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल और केस कंट्रोल स्टडी की तरफ
जाते हैं, अगले सेशन में बताऊंगा ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। और जो रिलेशनशिप क्वेश्चन है ये ज़्यादातर जो है वो क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। तो ये आज के सेशन में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि ये चीज़ें असल में मुझे कहा ये गया था कि बिल्कुल बुनियादी बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझने के लिए हैं, तो मैंने बेसिक चीज़ें ही कोशिश की है कि सेशन में डालूं। जब तक बेसिक्स मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड नहीं करते तो आगे जाने का फायदा भी नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें फिर एप्लीकेट ही होती रहती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कह लें बारी से। सर इसमें मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक एड्रेस भी हो गया कि हम बाज़ दफ़ा जब रिसर्च करते हैं, कंडक्ट करते हैं या कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास मोस्टली ये एबिलिटी नहीं होती कि हम ये देख सकें कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि हम रिसर्च के गोल्स में तो ये कहते हैं कि जो है रिसर्च का बेसिकली एक ये गोल भी है कि जो सोसाइटी की नीड्स हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम आप अपनी रिसर्चेस को देखें जो कंडक्ट हो रही हैं इस वक्त 90%, तो उनकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होती हैं और रिसर्च करते वक्त क्या हम उस चीज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। उसमें यही है ना कि मैंने ये कहा है कि जब आप जो क्वेश्चन है ना वो अच्छा मैं और इसके साथ मिसाल देता हूँ। मैं फ्राइड था सिगमंड फ्राइड, तो वो उसने जितनी केस स्टडीज की है रिसर्च की वो कहाँ से, वो अपनी प्रैक्टिस से की ना। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें क्या हो गई हुई हैं, सेपरेट हो चुकी हैं कि जो प्रैक्टिस करता है वो रिसर्च नहीं करता, जो रिसर्च करता है वो प्रैक्टिस नहीं करता। तो जो प्रैक्टिस करने वाले अपनी रोजमर्रा में जो मसाइल देख रहे हैं, अगर वो वहां से मसला लेके अपने जहन में रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करें और फिर उस रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन करें स्टडी के जरिए, उसको पढ़ें जाकर, तो वो बेहतर होगा। आपने एक चीज सुनी होगी ना कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो रिसर्च में अच्छे नहीं होते हैं। मतलब मैं किसी डॉक्टर को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, वो क्यों है? क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स का ये है कि वो उन्होंने ज्यादातर अपने आप को महदूद कर दिया प्रैक्टिस के। तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहां से आप रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करें, फिर क्वेश्चन जनरेट करने के बाद रिफाइनमेंट के लिए उसको स्टडी करें और वही कि उसके अंदर क्लैरिटी लेकर आए, जैसे वो बात है। तो वाले से अगर किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन हो तो सर से आंसर पूछ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च है उसका समरी थोड़ी बता दो। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में मैंने यही कहा कि आप विदाउट यूजिंग एनी इंटरवेंशन आर रिसर्चर the researcher is observing the data, just gathering the data without using any kind of manipulation or intervention. वो सिचुएशन के में मुदाखलत किए बगैर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये जो आप स्टडी करते हैं ना क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी की टाइप है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चनर्स लेके ऑब्जर्व करते हैं कि डिप्रेशन और या मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, आप इंटरवीन नहीं करते। तो जो इंटरवीन करते हैं, फॉर एग्जांपल जिन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ये इंटरवेंशन देंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे, तो वो फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। फिर आगे एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो फिर अभी मुश्किल है थोड़ा उसके अंदर। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इन दोनों जो टाइप्स आपने बताई हैं, डिवाइड, बेसिक, इनमें बाइसनेस में ये बेसिक yes, है और और इनकी फिर आगे से बहुत यस सारी सर सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स हैं। तो इनमें दोनों में जो है वो बेसिक चीज मैं पूछना चाहती थी, बाइसनेस किस में ज्यादा होती है या किस में ज्यादा अकर करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि
याद रखें बायसनेस का ताल्लुक रिसर्च डिजाइन से नहीं है। रिसर्च डिजाइन तश्कील ही ऐसे किए गए हैं, बनाए ही ऐसे किए हैं कि वो उनके अंदर जो नतीजा निकले वो बाइस्ड ना हो, वो किसी की एक्सपीरियंस की वजह से बाइस्ड ना हो, वो किसी के पर्सनल ओपिनियन की वजह से बाइस्ड ना हो, बल्कि जो रियलिटी के करीब करीब चीज है वो वाज़ेह हो। रिसर्च मेथड्स आपके लिए लिमिटेशंस इंपोज कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी में मैंने जैसे बताया कॉज एंड इफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी लिमिटेशन है। सारों ने आपने सुना होगा फाइजर का ट्रायल हो रहा है, फाइजर का ट्रायल हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, अच्छा मॉडर्ना का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, साइनोफॉर्म का, साइनोवैक के, सबके क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। आप ये सोचें कि ये सब क्लिनिकल ट्रायल ही क्यों कर रहे थे? इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का यही मतलब होता है ना कि दो ग्रुप्स बनते हैं, एक ग्रुप मेडिसिन लेते हैं, दूसरे ग्रुप मेडिसिन नहीं लेते, क्योंकि वो देखना ये चाह रहे थे कि क्या ये वैक्सीन सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी या रिस्क रोकेगी, कि ये बंदा इसके कोविड का रिस्क कम हो जाए और साइड इफेक्ट्स ना हो। क्वेश्चन उनका ये था ना, इंटरेस्ट इस में था ना, तो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल को चूज किया। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशनल स्टडी नहीं ली। वजह यह था कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी किसी भी दवाई की इफेक्टिवनेस के बारे में या मेडिसिन की या इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस के बारे में आंसर ही नहीं कर सकती, ये उसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो रिसर्च मेथड्स की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये रिसर्च मेथड बाइस्ड है। यानी कि जब आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं तो आप लिमिटेशन में लिखते हैं कि नीचे कि दिस इज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, सो एनी इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन कॉजेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड और एप्लीकेबल टू दिस। और फिर रिव्यूअर्स अक्सर औकात कहते हैं कि जब आपकी स्टडी ऑब्जर्वेशनल हो तो आप कॉजेशन वाली लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। समझिए, यानी कि मुख्तलिफ रिसर्च डिजाइन की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन कोई भी डिजाइन बाइस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च डिजाइन फॉलो ही इस वजह से किए जाते हैं कि वो बायसनेस को कम करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप लोगों को बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक हो गई होगी। इसमें और क्वेश्चंस थे लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज है। जैसे भी क्वेश्चन किया था तो उसमें जनरलाइजेबिलिटी और वैलिडिटी के क्वेश्चन थे हमारे पास, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सर के साथ सेकंड सेशन भी रख लें, तो वो जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। तो इंशाल्लाह होपफुली इसी तरह सेकंड सेशन में भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।